तो हेलो दोस्तों, चलिए इस सेट में हम लोग देखने वाले हैं संगीत के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते भी हैं और पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो आपके चाहे बीपीएससी की एग्ज़ाम हो या फिर आप एस्टेट की बात कर लें या फिर आप ईएमआरएस की बात कर लें, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह जो है संगीत का सेट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू कर लेते हैं। प्रश्न हमारा पहला क्या कह रहा है, यानी कि 74 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला यही हुआ ना। तो जो कम से कम 3 आवृत्तियों का हो दोस्तों, जो कम से कम 3 आवृत्तियों का हो और खुले व जोरदार बोलों का हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहते हैं परन। उसे क्या कहते हैं? परन। ठीक है, उसे परन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, शास्त्रकारों ने कितने प्रकार के सप्तक बताए? तो सप्तक के प्रकार की अगर बात कर लें तो सप्तक ने के जो प्रकार हैं शास्त्रकारों के अनुसार वो 3 सप्तक बताए हैं। कितने? 3 सप्तक, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। ठीक है, मंद्र, मध्य और तार। ठीक है, मंद्र, मध्य और तार सप्तक बताएं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीणों का गीत कौन सा गीत है? तो ग्रामीणों का गीत जो है आपको क्या कहलाता है? लोकगीत कहलाता है। ठीक है, कौन सा? ग्रामीणों का गीत लोकगीत कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द ने संगीत के निबद्ध और अनिबद्ध रूपों के बीच विभाजित रेखा खींची है? तो निबद्ध और अनिबद्ध रूपों के बीच विभाजित रेखा जो खींची गई है वो किसके द्वारा? तो फटाफट बताना है। वो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से जो है आपका लय भी नहीं होगा, मात्रा भी नहीं होगा, छंद भी होगा, छंद भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जय जयवंती खाली स्थान का एक राग है। तो जय जयवंती कैसा राग है? तो जय जयवंती के बारे में बताना है कि ये जो राग है आपका जय जयवंती वो परमेल प्रवेशक राग है। ठीक है, परमेल प्रवेशक राग कौन? आपका जय जयवंती है। अगला प्रश्न है, इनमें से संकीर्ण राग कौन है? संकीर्ण राग की बात कर लें तो संकीर्ण राग जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपके संकीर्ण राग में पीलू आएंगे। क्या आएंगे? पीलू जो राग है वो आपका संकीर्ण राग है। चलिए अगला है कि उस्ताद अली अकबर खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर हैं? तो अली अकबर की बात हो रही है, तो अली अकबर कौन सा वाद्य बजाते थे? तो अली अकबर जो है वो आपके सरोद बजाते हैं। अली अकबर खां सरोद बजाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समय नहीं गवाएंगे, फटाफट हम लोग प्रश्न को देख लेंगे। तानपुरा को किसके द्वारा बजाया जाता है? तो तानपुरा जो है वो आपको किसके द्वारा बजाया जाता है? तो वो तानपुरा अंगुलियों द्वारा बजाया जाता है। तानपुरा में कितने तार होते हैं? तानपुरा में 4 तार होते हैं, 4 तारे होते हैं तानपुरा में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डोमिनेंट कॉर्ड कौन सा है? तो डोमिनेंट कॉर्ड किसको कहते हैं? तो डोमिनेंट कॉर्ड जो है आपका वो हो जाएगा प नी रे। ये आपका क्या हो जाएगा? डोमिनेंट कॉर्ड। अगला प्रश्न है 83 नंबर का, हिंदुस्तानी संगीत में मूल रूप से कितने थाट प्रचलित हैं? तो संगीत रत्नाकर के अनुसार जो है 10 थाट प्रचलित है। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट? 10 थाट प्रचलित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। आगे क्या कह रहा है, ध्रुपद की उत्पत्ति से किस आश्रयदाता का संबंध है? तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि ध्रुपद की उत्पत्ति राजा मानसिंह तोमर के द्वारा किया गया था। राजा मानसिंह तोमर जो कि ग्वालियर के राजा थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं? तो नाद के जो 5 प्रकार हैं वो किन्होंने माने हैं? तो नाद के 5 प्रकार नारद ने माने हैं। ठीक है, कि नाद कितने प्रकार के होते हैं? नाद के 5 प्रकार। वैसे तो दोस्तों बात कर लें तो नाद 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आपका आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। 2 ही प्रकार के हम लोग नाद को पढ़ते हैं, लेकिन नारद के अनुसार जो है वो 5 प्रकार के नाद माने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिनमें ग्राम राग की छाया आए वो क्या कहलाते हैं? तो ग्राम राग की छाया जो आए वो कहलाता है भासांग। ठीक है, वो क्या कहलाता है? ग्राम राग की छाया जो है आपका भासांग। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाटों के नाम कितने प्रकार के हैं? तो भाई प्रश्न जो है घुमा फिरा कर दे दिया गया है। यहाँ थाटों के नाम जो है आपके 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है? आपके अगर बात कर ले तो भैरव होता है, भैरव, भैरवी, असावरी, यमन, बिलावल। उसके बाद फिर मारवा, काफी, तोड़ी, पूर्वी, खमाज। ये आपके 10 थाट हो गए कुल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक ताल में तालियों की संख्या कितनी होती है? तो एक ताल में अगर तालियों की संख्या की बात करें तो एक ताल में ताली जो होता है वो 3 ताली होता है। कितना? 3 ताली होता है। और मात्रे की बात करें तो 12 मात्रा का ताल है। एक ताल जो है वो 12 मात्रा का ताल है। मात्रा जो है वो आपका हो जाएगा 12। इसमें ताली 3 होता है और शायद खाली भी जो है वो आपके 1 होते हैं।
ठीक है। ये दो होते हैं, एक तीसरी मात्रा पे और एक सातवीं मात्रा पे। दोस्तों वैसे ताल से रिलेटेड जो है वीडियो मैं बना दिया हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिए पूरा। वहाँ पे ताली खाली मात्रा सारा कुछ वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है कि जातियाँ कितनी है, तो जातियाँ जो है वो कितनी मानी गई है, जातियाँ 18 मानी गई है, ठीक है। जिसमें से कि आपका 7 शुद्ध और 11 जो है आपके विकृत, 11 आपके विकृत और 7 जो है आपके शुद्ध माने गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक की संख्या कितनी है, तो गमक जो है आपके 15 प्रकार के माने गए हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार जो है गमक आपके 15 प्रकार के गमक माने गए हैं, ठीक है। 15 गमक का आप लोग जो है 15 गमक टोटल उसका जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, टोटल की कौन कौन सा होता है। अगला प्रश्न है कि एक ताल में विभागों की संख्या होती है, एक ताल में मात्रा कितना होते हैं 12, लेकिन विभाग की बात कर ले तो एक ताल में जो विभाग होता है आपका 6 विभाग होता है। कितना, एक ताल में 6 विभाग होता है और प्रत्येक विभाग में दो दो मात्राएं होती है, जैसा कि मैंने बताया था। तो इस तरह से यहाँ पे आपका होता है ऐसा, ठीक है। तो ये आपके हो गए, तो क्लियर। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि रूपक ताल में मात्राओं की संख्या, तो रूपक ताल में 7 मात्रा होते हैं। रूपक ताल में कितने मात्रा होते हैं, रूपक ताल में 7 मात्रा होते हैं। अगला प्रश्न है संगीत रत्नाकर में अध्यायों की संख्या कितनी है, तो संगीत रत्नाकर जो है सप्ताध्यायी है भैया। इसमें जो आपका जो अध्यायों की संख्या है वो कितनी है, 7 है, इसलिए इसको सप्ताध्यायी भी कहा जाता है। और संगीत रत्नाकर के लेखक की बात कर लें तो सारंगदेव इसके लेखक हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है, V.N. भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक है, भातखंडे, तो भातखंडे जी द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो कौन सी पुस्तक है, आपके संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, संगीत रत्नाकर के भातखंडे, क्रमिक पुस्तक मालिका के भातखंडे, या फिर नाट्य शास्त्र के भातखंडे, ये है या ये है। क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है, इसलिए मैं आपसे जो है आपको प्रश्न कर रहा हूँ। चलिए फटाफट, कोई बात नहीं। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक हैं भातखंडे जी, ठीक है। संगीत रत्नाकर के हैं सारंगदेव जी और नाट्य शास्त्र के हैं आपके भरत मुनि, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन क्या कहलाता है, तो अक्षर काल का जो सूक्ष्म विभाजन है उसको कला कहलाता है, वो क्या कहलाता है, कला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चल ठाठ के सितार में कितने पर्दे होते हैं, तो भैया चल ठाठ के सितार की अगर बात हो रही हो तो उसमें पर्दे की संख्या 16 से 19 होती है, 16 से 19 पर्दे लगे हुए रहते हैं, ठीक है। चलिए 97 नंबर है कि क्रमिक पुस्तक मालिका के कितने भाग हैं, अभी मैंने बताया कि इसके लेखक कौन है आपके, तो इसके लेखक जो आपको ऊपर में मैंने दिखा दिया। यहाँ पे अगर बात को हो रही है कि क्रमिक पुस्तक मालिका के कितने भाग हैं, तो भागों की बात करें तो क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भाग हैं, ठीक है। संगीत रत्नाकर जो है वो 7 भाग में, लेकिन यहाँ पे क्रमिक पुस्तक मालिका जो है वो आपके ये आपके भातखंडे जी द्वारा रचित पुस्तक है और इसमें 6 भाग हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि शहनाई में किस यंत्र द्वारा स्वरोत्पत्ति होती है, तो शहनाई में जो है आपके पत्ती लगी होती है और उसी पत्ती से जो है आपको आवाज़ निकलता है। अगला प्रश्न है कि किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने को क्या कहते हैं, तो अगर हम किसी ताल के ठेके को हम एक बार बजाएंगे तो एक आवर्तन, यानी आवर्तन उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, आवर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भातखंडे स्वरलिपि पद्धति किनके द्वारा दी गई, तो भैया भातखंडे पद्धति अपने ही नाम से वही देंगे ना, खुद के नाम से, तो भातखंडे जी द्वारा दी गई। और दक्षिण संगीत पद्धति जो है वो आपके पलूस्कर जी के द्वारा दी गई है, पलूस्कर, दक्षिण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये आपके उत्तरी संगीत जो है भातखंडे। अगला प्रश्न है कि राग खमाज की जाति क्या हो जाएगी, तो राग खमाज की जाति जो है वो आपके हो जाएंगे साडव और संपूर्ण, साडव और संपूर्ण, जिसमें कि आपके आरोह में 6 स्वर और इसमें अवरोह में 7 स्वर, आरोह और अवरोह में जो स्वर लगते हैं उसी के हिसाब से हम लोग जाति निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है क्या कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो नाट्य शास्त्र के लेखक हम ऊपर भी अभी बता चुके हैं, नाट्य शास्त्र के लेखक जो है आपके कौन है, भरत मुनि, ठीक है। इसको पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र में अध्यायों की कुल कितनी संख्या है, तो नाट्य शास्त्र की बात करें तो 36 अध्याय हैं, ठीक है। कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं। लेकिन इसमें से एक प्रश्न आपको पूछते रहता है कि संगीत का चर्चा कहाँ से है,
तो आपके 28वें अध्याय से संगीत की चर्चा शुरू हो जाती है। और आपके 30वें अध्याय में जो है सुशीर वाद्यों का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको हर वक्त याद रखिएगा, कभी भी यह जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न की तरफ चल देते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए जरा सा। नाट्य शास्त्र में 36 अध्यायों में कुल कितने भाग हैं? देखिए, कुल 36 अध्याय के कितने भाग हैं? तो 36 अध्याय की बात हो रही है और इसका भाग पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है कि इसके जो 36 अध्याय हैं और इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं। ठीक है, 36 अध्यायों के टोटल इसके 3 भाग में जो है आपको दिया गया है। और अगला प्रश्न है, सारंगदेव ने कुल कितने विकृत स्वर माने हैं? तो सारंगदेव के अनुसार पूछा जा रहा है। ठीक है, ये भरत के अनुसार नहीं, भरत के अनुसार तो 11 थे, लेकिन सारंगदेव के अनुसार पूछा जा रहा है। तो सारंगदेव के अनुसार जो विकृत है वो कितना है? 13। सारंगदेव ने कुल कितने विकृत स्वर माने हैं? तो 13 विकृत स्वर माने हैं। कौन? सारंगदेव ने। चलिए, अब आपके अगला प्रश्न है कि श्रुति कितनी है? श्रुति की संख्या, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि श्रुतियों की संख्या कितनी है? 22 श्रुतियां होती है। श्रुतियों की संख्या कितनी है? 22 है। अगला प्रश्न है कि पंडित रामात्रय झा, यानी जिनको कि राम रंग कहा जाता है, प्रसिद्ध गायक ने किस पुस्तक की रचना की? यानी रामात्रय झा की पुस्तक के बारे में बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभिनव गीतांजलि। अभिनव गीतांजलि जो है वो आपके रामात्रय झा के द्वारा लिखा गया है, अभिनव गीतांजलि। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सरना किस विद्वान ने की? तो सरना जो है वो किन की देन है? तो सरना जो है भैया वो आपके भरत की देन है। सरना जो है वो भरत ने ही किया था। सरना किसने किया था? वो सरना चतुष्टयी जो बात कर रहे हैं तो भरत ने किया था। तो इसमें जो है सही जवाब इसका भरत ही होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, जिसमें कि इन्होंने ही क्या किए थे? 2 वीणा लिए थे, एक आपका चल वीणा और एक आपका अचल वीणा। ठीक है, 2 वीणा में एक आपका चल और दूसरा अचल वीणा था। ठीक है, और आप मुझे बताइए कि सरना प्रक्रिया में जो है भरत ने सितार पे कितने तार बांधे थे? फटाफट मुझे कमेंट कीजिए तो जरा। अगला प्रश्न है, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की? देखिए 1901 ईस्वी में तो गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? तो भैया कहाँ? लाहौर में। और प्रश्न हमारा क्या था कि किस स्थापना किसने की? तो सही जवाब विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना देखिए किस वर्ष? तो ये 1901 ईस्वी में। कहाँ? अभी मैंने बताया कि लाहौर में। ठीक है, और ये ओमकारनाथ ठाकुर जी को इसका क्या प्रिंसिपल बनाकर भेजा था पलुस्कर जी ने, ओमकारनाथ ठाकुर को, अपने शिष्यों में जो प्रिय थे वो। अगला प्रश्न है कि वी.एन. भातखंडे का जन्म स्थान कहाँ है? तो भातखंडे की बात करें तो जन्म स्थान इसका हो जाएगा, इनका जो भातखंडे की पहले इसकी जो जन्म जो हुई थी 10 अगस्त 1860 ईस्वी को इनका जन्म माना जाता है। ठीक है, 1860 ईस्वी को इनका जन्म माना जाता है। कहाँ? बम्बई प्रांत के बालकेश्वर नामक स्थान में। इनका जो है बम्बई के बालकेश्वर नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1860 को। तो इसमें है नहीं कोई ऑप्शन यहाँ, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा बम्बई के बालकेश्वर नामक स्थान में हुआ था भातखंडे जी का जन्म। अगला प्रश्न है कि दीपचंदी में मात्राएं हैं। दीपचंदी ताल जो है, ताल की मात्रा है, तो दीपचंदी ताल में कितनी मात्रा होती है? दीपचंदी ताल में 14 मात्रा होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें 4 विभाग आपको देखने को मिलता है, जिसमें प्रत्येक एक विभाग में, पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरी विभाग में आपकी बात कर ले तो 4 मात्रा, फिर तीसरी विभाग में बात करें तो 3 मात्रा, और चौथी विभाग में भी 4 मात्रा। तो इस तरह से दीपचंदी ताल का 4 विभाग है। ठीक है, और 14 मात्रा है। अगला प्रश्न है कि झप ताल में खाली है। झप ताल में खाली कहाँ है यह पूछा जा रहा है। तो झप ताल में खाली बताना है। तो खाली जो है झप ताल में वो आपकी कहाँ पे है? छठी मात्रा पे खाली हो जाएगी। इसमें अगर बात कर लें तो इसमें टोटल 10 मात्रा है। कितने? झप ताल में 10 मात्रा है। और इसमें तालियों की संख्या 3 है, जो कि ताली जो है आपकी एक पहली मात्रा पे है, तीसरी मात्रा पे, और आपके 8वीं मात्रा पे ताली पड़ती है। ठीक है, और इसमें जो है दोस्तों स्वतंत्र वादन किया जाता है। याद रखिएगा, स्वतंत्र वादन किया जाता है। और यहाँ तो हमारा प्रश्न था झपताल में खाली है, तो छठी मात्रा पे खाली है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है
कि एक मात्रा में दो मात्रा को बोलने, जैसे एक मात्रा है उसमें हम दो मात्रा बोलेंगे तो उसको वो डबल हो गया ना, तो डबल हो गया उसको क्या बोलेंगे, उसको दुगुन बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, दुगुन। डबल कर देंगे दुगुन हो जाएगा। झप ताल में कितने विभाग होते हैं? देखिए झप ताल के विभाग के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें अभी मैंने बताया कि चार विभाग होते हैं। इसमें कितने विभाग और मात्राएं कितने होती है? 10 मात्रा की ताल है और विभाग हमारा 4 होता है। पहली जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा कितनी, 2 3 2 3। ठीक है, 2 3 2 3। ठीक है, अब इसमें समझिए कि पहली विभाग में जो है 2 मात्रा है, दूसरी विभाग में है 3 मात्रा, तीसरी विभाग में है 2 मात्रा और चौथी विभाग में है 2 मात्रा। ठीक है, ये 3 मात्रा, सॉरी 3 मात्रा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, झप ताल में विभाग हमारे 1 विभाग, 2 विभाग, 3 विभाग और ये 4 विभाग हो गए। इसका सही जवाब हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि होरी किसे कहते हैं? तो होरी तो किसे कहते हैं, होरी जो हो जाएगा वो आपको धमार को होरी कहते हैं। किसको कहते हैं? धमार को होरी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, धमार ताल 14 मात्रा में निबद्ध गायन शैली कौन सी है? तो निबद्ध गायन शैली की बात हो रही है धमार ताल के 14 मात्रा में, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? धमार ताल तो धमार ही हो जाएगा। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? धमार। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद अंग की गायन शैली कौन सी है? तो ध्रुपद अंग से कौन सा गायन शैली है जो गाया जाता है? तो जवाब इसका देना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ध्रुपद अंग से। धमार भी जो है कहाँ से? धमार भी आपका ध्रुपद अंग से गाया जाता है। धमार भी ध्रुपद अंग से गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ध्रुव और पद, इन दोनों शब्दों के मेल से क्या बनता है? दोनों के शब्द को हम मिलाएंगे तो ध्रुपद, ध्रुव और पद, ध्रुव और पद, तो क्या बनेगा? ध्रुपद। अगला प्रश्न है संगीत में रंज किसका बोध कराता है? तो रंज जो है संगीत में, ये आपका संस्कृत जो शब्द है, तो रंज का मतलब होता है संस्कृत में क्या होता है? राग होता है। रंज का मतलब राग होता है। चलिए अगला प्रश्न है 121 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से गमक का भेद कौन सा है? गमक की बात कर रहे हैं तो इनमें से गमक का भेद कौन सा है? तो इसमें गमक के भेद हम लोग मीड को मानते हैं। किसको? मीड। मीड जो है वो गमक का भेद है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें जो है आपके गमक जो है कितने प्रकार के बताए गए हैं, उसमें से जो आपका मीड जो है वो किसका नाम है? फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि मीड जो है वो कौन से गमक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है राग के गाने का स्थूल समय किससे ज्ञात होता है? तो राग के जो गाने का जो स्थूल समय है वो किससे ज्ञात होता है? वो वर्ज्य स्वर से ज्ञात होता है, या वादी स्वर से ज्ञात होता है, या विवादी स्वर से ज्ञात होता है। तो ये वर्ज्य होगा या वादी होगा या विवादी होगा। चलिए मुझे यह प्रश्न का जवाब चाहिए, आप लोग मुझे फटाफट कमेंट्स कीजिए, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न जो है आपको मैं करवाया हूँ। अगला प्रश्न है गीत अथवा गत के पहले भाग को क्या कहते हैं? तो गीत अथवा गत के पहले भाग को क्या कहते हैं? गीत अथवा गत के पहले भाग को अस्थाई कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अस्थाई कहा जाता है गीत अथवा गत के पहले भाग को। चलिए अब देख लेते हैं 124 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। 124 नंबर, अब हम लोग आगे देखें तो ये प्रश्न है हमारा कि इसमें गीत का दूसरा भाग क्या कहलाता है। देखिए पहला भाग जो था वो अस्थाई था, लेकिन दूसरा भाग जो है आपका क्या होता है? अंतरा होता है। गीत के पहले भाग को अस्थाई, दूसरे भाग को अंतरा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? तो संगीत सामग्री जो है वो आपके सामवेद से जोड़ा जाता है। सामवेद में संगीत सामग्री जो है वो मिलता है। किस में? सामवेद में। सामवेद जो है दोस्तों, इसमें जो है आपको बताया गया है कि सामवेद के 2 भाग हैं। कौन कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि रिपीटेड है। अगर आप वीडियो रेगुलर आप देखते हैं सारा वीडियो, तो यह सब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बीच बीच में आपसे प्रश्न इसीलिए करते हैं क्योंकि जो पढ़ाते हैं तो बीच में प्रश्न मैं करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है कि राग देश का थाट क्या है? देखिए देश जो है वो आपके कौन सा थाट का राग है? तो जवाब देना है देश जो है वो आपके कौन सा थाट का है? तो सही जवाब इसमें हो जाएगा 126 नंबर का जो प्रश्न होगा वो हो जाएगा खमाज राग। ये थाट जो है राग देश जो है आपके खमाज थाट का राग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राग देश की जाति, राग देश, देश की जाति बतानी है। राग देश जो है वो किस जाति का है? तो राग देश आपके औडव संपूर्ण जाति का राग हो जाएगा।
राग देश, औडव संपूर्ण जाति का राग हो जाएगा राग देश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद्यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? तो मंगल कार्य के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शहनाई का प्रयोग करते हैं। जब शहनाइयाँ बजती हैं शादी विवाह, तो ये सब क्या होता है? ये सब मंगल कार्य के लिए शहनाई का प्रयोग किया जाता है, शहनाई वाद्य का। अगला प्रश्न है कि कौन से प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का जनक माना जाता है? तो तबले का जनक जो है वो आपके अमीर खुसरो को माना जाता है, और अमीर खुसरो जो है वो क्या आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे, दरबारी संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न है कि मध्यम की आंदोलन संख्या बताना है, मध्यम की। तो मध्यम की आंदोलन संख्या कितनी हो जाती है? देखिए, आंदोलन संख्या की बात करें तो पहले आपका षड्ज का जो होता है आपका 240 हो जाता है ना, 240। इसमें आपको +30 +30 +20, उसके बाद फिर +40 और +40, ठीक है। इस तरह से आपको हो गया, आपके रे का हो गया, ग का हो गया, म का हो गया, प का हो गया, ध का हो गया। अब इसमें लास्ट में क्या करना है? +50, ये नी का हो गया। तो 240 और 30 70, ये रे का, 300 आपके ग का, और किसका पूछ रहा है? म का। तो कितना हो जाएगा? 320 पे आ गया ना, 320। तो इस तरह से आपको निकालना है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 320। अगला प्रश्न, झाला किस लय में बजाया जाता है? तो झाला की लय की हम बात करें तो झाला जो है वो आपके किस लय में बजाए जाते हैं? तो झाला आपके द्रुत लय में बजाया जाता है। कौन सा? सॉरी, यहाँ पे टिक क्यों लग रहा है? यहाँ पे है द्रुत लय। द्रुत लय जो है, द्रुत लय में आपको झाला बजाया जाता है। झाला किस लय में? द्रुत लय में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत में अचल स्वरों की कुल संख्या कितनी है? अचल स्वरों की बात करें तो अचल स्वर इसमें 2 माने जाते हैं। कौन कौन से? एक आपके हो गया सा, और दूसरा हो गया आपका प। ये हैं अचल स्वर, और बाकी जो बच गए वो सब चल स्वर होते हैं। या तो अपने स्थान से नीचे होते हैं, या तो अपने स्थान से ऊपर होते हैं, ठीक है। तो वो चल स्वर। अगला प्रश्न है हमारा कि मात्रा में 3 मात्रा कहने को, मात्रा में 3 मात्रा कहने को क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे हम लोग आड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? आड़। जैसे होता है ना आड़, कुआड़, बियाड़, तो ये सब। तो यहाँ पे आपको मात्रा में 3 मात्रा कहने को या लिखने को क्या कहेंगे? आड़ कहेंगे, ठीक है। लय 3 प्रकार के।